फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। चलिए देखिएगा, हम लोग आज सीखने वाले हैं फैक्टर्स के बारे में, यानी गुणनखंड। बहुत सारे गुणनखंड है। अब वो कौन कौन से गुणनखंड है उसी के बारे में हम लोग जानना है हम लोग को। ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में बहुत पूछा जाता है, साथ के साथ स्टेट वाइज एग्जाम में, जैसे पिछले दरोगा के पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, बिहार दरोगा के पेपर में। तो एक एक चीज को हम लोग ध्यान से सीखेंगे और एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है। जैसे हम कहेंगे ये 12 है, तो 12 को कौन कौन संख्या काट देगा, जो 12 को काट देगा वो 12 का गुणनखंड है। जैसे आप कहेगा कि ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये आपका अब देखिएगा ये 6 से कटेगा और ये 12 से कटेगा, यानी इन सब से कटेगा। क्लियर है। यानी वे सारी संख्याएं जो एक पर्टिकुलर नंबर को विभाजित कर दे, डिविजिबल कर दे, विभाजित कर दे, उस संख्या का वो फैक्टर कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे 12 का फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6 और 12। जैसे हम 20 का फैक्टर बोले तो आप कहेगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। ये सब 20 का फैक्टर है, 20 का गुणनखंड है। बोले हाँ या ना। जैसे हम कहेंगे आपका, जैसे हम कहें 60 का फैक्टर क्या हो, गुणनखंड क्या हो। अब सीखना है, निकालने का तरीका हमारा ऐसा नहीं होगा। देखिएगा, अब कहेगा कि फिर निकालने का तरीका क्या होगा, तो निकालेंगे हम ऐसे ही, लेकिन निकालने का तरीका बदल जाएगा। देखिए क्या है, निकालना यही काम है, लेकिन कैसे। हम एक निकालेंगे, एक अपने आप निकल जाएगा। देखिए ये 60 जो है 1 से कटेगा, तो 1 से भाग दीजिए, तो 1 से कितना बार में कटेगा, 60 बार में, तो ये 60 से कटेगा। बोले ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो ये 30 से कट जाएगा। बोलिए ये 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो 3 से कितना बार में, 20 बार में कट जाएगा। 4 से कटेगा तो ये 15 चौका 60, 15 से कट जाएगा। 5 से कटेगा तो 12 25 60, 12 से कट जाएगा। 6 से कटेगा तो 10 छक्के 60 कट जाएगा। 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से तो है ही। यानी हमने क्या सीखा, एक निकालेंगे, एक अपने आप निकल जाएगा। जैसे देखिए ना, हम कहेंगे ये 80 का गुणनखंड, 80 का गुणनखंड क्या क्या होगा। क्लियर है। तो 80 का गुणनखंड होगा, अब देखिए कैसे। तो एक निकालेंगे, 1 से कटेगा तो ये 80 से कटेगा, 2 से कटेगा तो ये 40 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा तो ये 20 से कटेगा, 5 से कटेगा तो ये 16 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा तो ये 10 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा और 10 से तो है ही। यानी एक निकालेंगे, एक अपने आप निकल जाएगा। क्लियर है। अब उम्मीद है कि फैक्टर करने आ जाएगा आपको। चलिए, अच्छा एक और खास बात देखिएगा, किसी भी संख्या के गुणनखंड की बात कर लेना, उसके गुणनखंडों की संख्या हमेशा सम होगा। अब देखिए ना, इसके गुणनखंड की संख्या 1 2 3 4 5 6 सम है। 1 2 3 4 5 6 सम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सम है। 80 के गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम है। यानी किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या हमेशा क्या होगा, सम होगा। क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा अब देखते हैं, एक नंबर हम 36 लेते हैं, इसका गुणनखंड निकालें। अच्छा ये बताइए, 1 से कटेगा तो ये 36 से कटेगा, 2 से कटेगा तो ये 18 से कटेगा, 3 से कटेगा तो बोले ये 12 से कटेगा, 4 से कटेगा तो ये 9 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। अब इसके गुणनखंडों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 विषम आ गया। तो देखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या हमेशा सम होता है।
लेकिन यदि वह संख्या एक वर्ग संख्या है, स्क्वायर नंबर है, और 36 एक वर्ग संख्या है किसका, तो आप कहिएगा ना ये 6 का वर्ग है, तो 36 एक वर्ग संख्या है। अगर वो किसी संख्या का वर्ग संख्या है तो वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। क्लियर है? उम्मीद है आ जाएगा। आज हम लोग जितने सारे फैक्टर्स होते हैं ना वो सब कुछ सीखने वाले हैं, तो थोड़ा एक एक चीज को ध्यान से सीखना है। कलम कॉपी लेके बैठ जाइए, एक एक चीज को नोट करिए, और इससे ध्यान रखिएगा, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो गुणनखंड तो हमने निकालना सीख लिया। अब क्वेश्चन में पूछ देता है किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखिए ना, जैसे दे देगा कि ये 60 है और 60 के अभाज्य गुणनखंड, तो देखिएगा अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा। अच्छा एक बात बताइए, आपको एलसीएम निकालने आता है? पक्का आता होगा। अब बताइए 2 से कटेगा 30 बार में, फिर 2 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में। बोले हम 60 को बोल सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अरे बोलिए हाँ या ना? तब तो ये जो संख्या आया ना, ये सब इसका 60 का अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। अगर हम कहेंगे कि इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या, तो आप कहिएगा कितना होगा, तो 1 2 3 4, 4 गो होगा। अगर हम इसमें कहेंगे कि इसका इस अभाज्य गुणनखंड का प्रकार, अभाज्य गुणनखंड का प्रकार, तो अभाज्य गुणनखंड का प्रकार क्या होगा, तो ये देखिए दो बार है तो ये एक ही प्रकार कहलाएगा, ये एक प्रकार और ये एक प्रकार, तो 1 2 3 यानी टोटल 3 प्रकार का है। इसमें एक नया चीज देखिएगा, इसमें हम कहेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म दो बार है तो इसको बोलेंगे 2 का पावर 2 गुने हम 3 गुना 5। क्लियर है? स्टैंडर्ड फॉर्म का देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसी की सहायता से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह मिलेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इससे तो हिंदी होता है इसका मानक रूप, लेकिन हिंदी ना याद रखें आप, स्टैंडर्ड फॉर्म इंग्लिश में ही याद रखें स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक और बात, हमने देखा कि ये अभाज्य गुणनखंड है, और आपको पता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो। अभाज्य संख्या के बारे में पीछे पूरा डिटेल में पढ़ाए हैं वीडियो में, जाके सर्च करके देख लीजिए। अभाज्य संख्या numbers that have only two factors, one and itself is called prime number, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से न करता हो। तो देखिए, और आपको ये भी पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। तो ये देखिए ना, ये 2 2 3 5 ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिएगा एक और बात याद रखिएगा, अगर हम किसी संख्या को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो याद रखिएगा पावर कुछ भी हो, पावर से देखिएगा, इसको बेस बोलते हैं और इसको पावर, 2 का पावर 2 है तो 2 पावर का लगेगा, ये 2 बेस का लगेगा। जैसे 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 है तो इसका पावर 1 का लाएगा, इसका बेस 3 का लाएगा। 5 का पावर 1 तो इसका पावर 1 का लाएगा, इसका बेस 5 का लाएगा। बात समझ में आ रही है? तो किसी संख्या को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो पावर कुछ भी हो, पावर से मतलब नहीं है, बेस हमेशा अभाज्य संख्या होना चाहिए। बेस हमेशा क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। तो आप देखिए 2 3 5 ये सब अभाज्य संख्या है। अरे बोलिए हाँ या ना? क्लियर हो गया? चलिए, तो ये अभाज्य गुणनखंड निकालने आ जाएगा। क्लियर है? अब चलिए एक और बात, अब थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पर प्रैक्टिस करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, ध्यान से सुनिए। इसको आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड के ये स्टैंडर्ड फॉर्म की एक ही बात है। जैसे हम कहेंगे आपको ये आपको कहेंगे 80 है, 80 का स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए क्या हो। तो आपको ना हर बार एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आप एलसीएम मत निकालिए। आप क्या करिए, आप देखिए 80 को अपने मन से 2 पार्ट में तोड़िए जिसका गुणनफल 80 के बराबर हो। आप क्या कहिएगा, आप इसको 16 गुने 5 में तोड़ सकते हैं, 16 5 80, तो 16 को हम बोल सकते हैं क्या, 2 का पावर 4। अरे बोलिए हाँ या ना?
हमेशा प्राइम नंबर के रूप में लिखना है, बेस को प्राइम नंबर के रूप में गुने 5, 16 25 80 हो गया। या आप इसको 10 गुने 5 भी बोल देते, चलिए ठीक है 10 गुने 5, हम 10 को 2 गुने 5 10 गुने 8 बोलेंगे, तो 10 गुने 8 80, तो इसको हम 10 को 2 गुने 5 बोलेंगे। 8 में 2 गो 3 गो 2 है, 2 दूना 4 दूना 8, 3 गो 2 है, तो 2 का पावर 3, तो 2 3 बार और एक एक 2 यहाँ एक बार, तो टोटल 2 4 बार, यानी 2 का पावर 4 गुने 5 हो गया। जैसे हम कहेंगे 120 को स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़िए, तो आप कहिएगा ना, इसको हम कहेंगे क्या, अपने मन से इसको किसी दो पार्ट में तोड़िए जिसका गुणनफल 120 के बराबर हो, तो आप क्या कहिएगा, तोड़ सकते हैं 10 गुने 12 में। बोले 10 को हम बोल सकते हैं क्या 2 गुने 5, क्लियर है। अगर हम 12 की बात करें तो क्या हम 12 को बोल सकते हैं 4 गुना 3, और 4 को 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 को 2 और 1 को 2, 2 को 3 को 2 हो गया, और गुना 3, बोले 8 3 का 24 25 120 हो गया। समझ में आ गया होगा। जैसे हमें 90 को तोड़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम 90 को किसी दो पार्ट में तोड़िए, 18 25 90, बोले 18 25 90, 18 को हम बोल सकते हैं क्या 6 गुने 3, और 6 को हम बोल सकते हैं क्या 2 गुने 3, एक 3 और आएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बोले हाँ या ना। 18 हो गया और गुने 5, बोले स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने आ जाएगा, बोले कोई दिक्कत इसमें, क्लियर हो गया। चल अब देखना है ध्यान से एक बात, अब समझ। अच्छा अगर हम आपसे कहें कि यदि संख्या, देखिएगा ध्यान से, यदि संख्या a का पावर m गुना b का पावर n गुना c के पावर p के रूप में हो। अच्छा इस रूप में है मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, क्योंकि बेस पावर के रूप में आ गया, तो ये बेस हो गया और ये पावर हो गया, ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, ये बेस हो गया, पावर हो गया। अच्छा एक बात, अभी हमने 120 का स्टैंडर्ड फॉर्म निकाला, ठीक है, तो अगर 120 का स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हम इसको बोलेंगे 12 गुने 10, 12 को हम 4 गुने 3 बोलेंगे, 4 को हम 2 का स्क्वायर गुने 3, ये 12 हो गया। 10 को तोड़ते हैं तो 2 गुने 5, एक गो 2 और 2 गो 2 मिलके 3 गो 2 हो गया, और गुने 5 हो गया। अरे बोलिए हाँ या ना। अब देखिए क्या ये इस रूप में संख्या नहीं आ गया, a का पावर m की जगह 2 का पावर 3 हो गया, b का पावर n की जगह 3 का पावर 1 हो गया, c का पावर p की जगह 5 का पावर 1 हो गया। बोले क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा अगर ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ लिया, अगर हम कहेंगे इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं, अगर हम संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ लें और कहें कि इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो आप बताइए ना, इसके अगर हम पावर को जोड़ दें तो इसका पावर कितना है 3, इसका पावर कितना है 1, और इसका पावर कितना है 1, और इसको जोड़ दें तो 3 1 4 1 5, यानी इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 5। अरे आप इसको ऐसे ही ना लिखते, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 3 बार है तो 2 3 बार गुने 5, तो 1 2 3 4 5 ही गुना आया, तो हम सीधे क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और जो पावर है पावर को जोड़ लीजिए तो उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गया। तो देखिए ना, इसका पावर 3 था, इसका पावर 1 था, इसका पावर 1 था, तो 3 1 4 1 5, यानी इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई जी 5। क्लियर है। अच्छा अगर हम कहते कि इसके इसके प्राइम फैक्टर, ये तो प्राइम फैक्टर हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगर हम कहते इसका प्रकार कितना है, कितने प्रकार का है, तो आप कहिएगा ना कि दिखेगा ये तो 2 3 बार है तो एक ही प्रकार कहलाएगा, ये एक प्रकार और ये एक प्रकार, तो 1 2 3 3 प्रकार का है, तो हम कहेंगे कितने प्रकार का अभाज्य गुणनखंड है, तो आप सीधे बोल सकते थे बेस की जो संख्या है, बेस की जो संख्या है वही अभाज्य गुणनखंड का प्रकार है। तो बेस की संख्या कै गो है, 3 गो है, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या हो गई, बेस की संख्या। अभाज्य गुणनखंड का जो प्रकार होगा वो क्या होगा, बेस की संख्या। क्लियर हो गया। तो हमने एक इसको अगर फॉर्मेट का रूप देना चाहें, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेट का रूप देना चाहें तो अगर संख्या को आप इस फॉर्म में तोड़ लेते, इस फॉर्म में तोड़ने का मतलब हो गया कि आप संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अगर आप संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले रहे हैं, क्लियर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ध्यान से देखिएगा करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम कहेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की
गुणनखंड की संख्या बतानी है, तो आपका क्या जवाब होगा? तो जो संख्या को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़े हैं, पावर को जोड़ लेना है। तो पावर क्या है? अगर ये इस रूप में है संख्या, तो पावर m प्लस n प्लस p हो जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल गया कि पावर को जोड़ ले तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अरे बोलिए हाँ या ना। अभी हमने क्वेश्चन क्या देखा था कि 120 को हमने तोड़ा था 2 का पावर 3 गुने 5। तो इसमें पावर को जोड़ लिया तो 3, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 1 है, 3 1 4 1 5, यानी इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 5। अच्छा, अगर हम कहेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों का प्रकार, अभाज्य गुणनखंड का प्रकार, यानी ये कितने प्रकार का अभाज्य गुणनखंड है? तो आपका जवाब होगा कि जो बेस की संख्या होगी, तो आप कहिएगा जो बेस की संख्या है वही अभाज्य गुणनखंड का प्रकार होगा। यानी कि हम संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे और जे गो बेस बनेगा ना, वही बेस की संख्या जो होगी। 3 गो बेस बन रहा है, जैसे इसमें 3 गो बेस है तो इसमें अभाज्य गुणनखंड का प्रकार 3 गो हो गया। क्लियर है? तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड का प्रकार निकालने आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, पावर को जोड़ देंगे, अभाज्य गुणनखंड की का प्रकार जो बेस की संख्या होगी। क्लियर है? अब देखिएगा, हम फिर से वापस आते हैं उसी पर जो हम शुरू से हमने जहां से शुरुआत करी थी, गुणनखंड निकाल। चलिए हम एक नंबर देते हैं आपको, जैसे हम कहेंगे कि ये 360 है, 360 के गुणनखंडों की संख्या बतानी। तो आप कहिएगा ना ये 1 से कटेगा तो ये सबसे बड़ा 360 से कटेगा, ये 2 से कटेगा तो बोलिए ना ये 180 से कटेगा, ये 3 से कटेगा तो बोलिए 3 से कटेगा तो ये 120 से कटेगा। बोलिए अब देखिए ये 4 से कटेगा तो ये 90 से कटेगा, 9 चौका 36। अच्छा ये 5 से कटेगा तो 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10 72 से भी कटेगा। अब बताइए 6 से कटेगा तो आप कहिएगा ये 60 से भी कटेगा, 6 गुने 6 36। अच्छा ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 से कटेगा तो 8 चौका 32, 8 पचे 40, 45 से भी कटेगा। ये 9 से कटेगा तो आपका जवाब होगा ये 40 से भी कटेगा। अच्छा ये 10 से कटेगा तो आपका जवाब होगा कि ये 36 से भी कट जाएगा। अगर हम कहेंगे कि 11 से नहीं कटेगा, 12 से तो आप कहिएगा कि ये 30 से भी कट जाएगा। अच्छा 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा। अच्छा 15 से कटेगा तो 15 दूना 30 अब 15 चौका 60 कट जाएगा। 16 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 18 से कटेगा तो 18 से तो 20 से कटेगा, 18 दूना 36, 19 से नहीं कटेगा और 20 से तो है ही। अरे बोलिए हाँ या ना। अब सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछा जाता है और जिसमें इसमें बहुत लोग को परेशानी होती है। ठीक है। अच्छा इसके अगर गुणनखंडों की बात करें कि कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी इसके गुणनखंडों की संख्या टोटल कितनी है? 24 है। क्लियर हो गया? अच्छा सोचिए ऐसे निकालने लगे मतलब बर्बाद हो जाए, बर्बाद होने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं रहेगा हमारे पास। और सवाल है बर्बाद तो होना नहीं है, बर्बाद होने के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो ध्यान से सीखना है। अच्छा एक बात बताइए, क्या 360 का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने आएगा? आपका जवाब होगा आएगा, अभी तो सीखे हैं। बोले हाँ या ना। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या 36 गुने 10, 36 को 9 गुने 36 गुने 10 360, 36 को 9 गुने 4, 4 को हम 2 का स्क्वायर, 9 को हम 3 का स्क्वायर और 10 को हम बोलेंगे 2 गुने 5, तो एक 2 बढ़ेगा तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ गुना 5 हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। तो ये हो गया भाई। अगर मान लेते आपको ऐसे दिक्कत हो रही है ना, तो आप इसका फटाफट एलसीएम निकाल ले। 2 से कटेगा 180 बार में, 2 से कटेगा 90 बार में, 2 से कटेगा 45 बार में, 3 से कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में। अरे बोलिए तो ये 2 कै गो है? 3 गो है तो 2 का पावर 3, 3 2 गो है तो 3 का पावर 2, अब 5 एगो है तो गुने 5। अगर आ रहा है तो ठीक है और नहीं आ रहा है तो फटाफट ऐसे एलसीएम निकाल ले। लेकिन सवाल है काहे नहीं आएगा, आसान तो है, कुछ नहीं है। हमने
360 को 2 पार्ट में तोड़ लिया, 36 गुने 10, और 36 को तो हम बोल ही सकते हैं 9 गुने 4, तो हमने 9 को 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, और 10 को 2 गुने 5, तो 1 2 बढ़ा तो यहाँ 2 का पावर 3 हो गया, गुने 5 हो गया। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, नहीं आएगा तो एलसीएम निकाले। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ना, और हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या, तो आप क्या करें, इसका पावर कितना है, तो पावर में 1 बढ़ाइए, तो पावर में 1, 3 में 1 बढ़ाएंगे 4। क्लियर है? पावर में 1 बढ़ाइए, 2 है तो 2 में 1 बढ़ाइए 3, और 1 में 1 बढ़ाइए 2, और सबको गुना कर दीजिए, 4 3 12 दूना 24। बोले आ गया। क्लियर है? तो हम अगला पॉइंट कहेंगे 3 नंबर, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो करना है, देखिए हमने एक फॉर्मेट बनाया था, तो अगर संख्या इस रूप में है तो क्या करना है, पावर में 1 बढ़ाना है, तो m में 1 बढ़ाएंगे तो m प्लस 1, n में 1 बढ़ाएंगे n प्लस 1, अब p में 1 बढ़ाएंगे तो p प्लस 1 हो गया। और देखिए ना, यहाँ पर m में 3 में 1 बढ़ाए थे, m 3 में 1 बढ़ाए थे 4, 2 में 1 बढ़ाए थे 3, यहाँ पावर 1 था तो 1 में 1 बढ़ाए थे 2, और गुना कर दिया 4 3 12 दूना 24। बोले उम्मीद है आ गया होगा। अब गुणनखंड की संख्या पूछ दे तो आपसे नहीं छूटेगा, अरे बोलिए हाँ या ना। अब देखिए कभी कभी तो पेपर ऐसे पूछ देगा कि इसके सम गुणनखंड की संख्या बताइए ना, ये तो गुणनखंड है, सम गुणनखंड। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा कटता है उसे सम संख्या। तो बोलेगा इसके सम गुणनखंड की संख्या बताइए। तो अब देखिए काउंट कर लेते हैं सम गुणनखंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी इसके सम गुणनखंडों की संख्या टोटल 18 गो है। सोचिए ना, तब तो बिना निकाले सम गुणनखंड नहीं बता सकते हैं। क्लियर है? और ऐसे करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, और हमें बर्बाद नहीं होना है। अब देखिएगा ध्यान से, अच्छा ये बताइए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म तो निकालने आएगा मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया सब कुछ आएगा। जब स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने आ गया तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले संख्या को लिख ले, नहीं आ रहा है एलसीएम लगा के, एलसीएम आप ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म बना लीजिए, अभी पीछे सिखाए थे। अब करना क्या है, अगर सम गुणनखंड चाहिए ना, तो पहले वाले पावर को वही रहने दीजिए 3, अब बाद बाकी पावर में 1 बढ़ाइए, तो 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, यहाँ 1 है तो 1 बढ़ाएंगे 2, और गुना कर दीजिए, 3 तिरका 9 दूना 18। बोले आ गया सम गुणनखंडों की संख्या। उम्मीद है आपको आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि चौथा नंबर पॉइंट, अगर हम कहें कि सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या आपसे बोल दिया जाए, तो आपका जवाब होगा पहले वाले पावर को, यानी संख्या अगर इस रूप में रहे तब, तो पहले वाले पावर को ऐसे ही रहने देंगे। क्लियर है? अब बाद बाकी पावर में 1 बढ़ाएंगे, तो n में 1 बढ़ाएंगे प्लस 1, p में 1 बढ़ाएंगे प्लस 1। क्लियर है? तो m इंटू एन प्लस 1 इंटू पी प्लस 1। क्लियर हो गया? तो सम गुणनखंड की संख्या भी निकालने आपको आ जाएगा। कभी कभी तो क्वेश्चन में आपसे विषम गुणनखंड की भी संख्या पूछ देगा, तो अगर विषम गुणनखंड की संख्या पूछ दे तो अब तो हम सीख चुके हैं गुणनखंड की संख्या निकालना। जैसे इसमें टोटल गुणनखंड की संख्या आया था 24 गो, हमने सम गुणनखंड की संख्या भी निकालना सीख लिया, तो सम गुणनखंड की संख्या आया था 18 गो, और टोटल गुणनखंड से सम गुणनखंड की संख्या घटा ले तो हमें नहीं मिल जाएगा विषम गुणनखंड की संख्या, तो 24 से 18 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 6, यानी इसमें विषम गुणनखंड की संख्या 6 होगा। क्लियर है? आप गिन के देख लीजिए ना, 1 2 3 4 5 5 6, इसके बाद नहीं, यानी टोटल 6 गो आया। लेकिन सवाल है हमें निकालना है विषम गुणनखंड की संख्या, तो हम इसके लिए गुणनखंड निकालें, फिर सम गुणनखंड निकालें, उसके बाद विषम गुणनखंड निकालें, इस प्रक्रिया में तो काफी समय लग जाएगा। तो हमें देखिए करना क्या है, इस तरह से कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा करना क्या है। अच्छा ये बताइए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म तो निकालने आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने आ गया ना, तो पहले वाले पावर की आप बात मत करिए, पहले वाले पावर को भूल जाइए,
पहले वाले पावर से मतलब नहीं होना चाहिए। अब बाद बाकी पावर में एक बढ़ाइए, तो यहाँ 2 है तो 2 में एक बढ़ाइए 3, यहाँ पावर 1 है तो 1 बढ़ाइए 2, दोनों को गुना कर दीजिए 3 दूना 6। देखिए आ गया, क्लियर है। यानी अगला पॉइंट होगा आपका 5वां नंबर, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। तो आपका जवाब होगा पहले वाले पावर से, यानी संख्या इस रूप में है तो पहले वाले पावर से मतलब नहीं रहेगा, बाद बाकी पावर में। तो n में 1 बढ़ाएंगे n+1 इंटू p में 1 बढ़ाएंगे p+1। अगर पावर एक और बढ़ जाता है ना, तो एक और बढ़ गया तो वहां आप और बढ़ा लीजिए, q+1 कर लीजिए, क्लियर है। लेकिन पहले वाले बस पावर से मतलब नहीं रखना, क्लियर हो गया। तो उम्मीद है गुणनखंडों की संख्या, पहले हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा, फिर अभाज्य गुणनखंड का प्रकार क्या होगा ये भी हमने सीख लिया, हमने गुणनखंड की संख्या निकालना सीख लिया, सम गुणनखंड की संख्या पूछ दे तो भी निकालना सीख लिया, विषम गुणनखंड की संख्या पूछ दे तो भी निकालने आ जाएगा। बोले क्लियर है। लेकिन मेरे भाई एसएससी का क्वेश्चन यहाँ रुका नहीं, एसएससी कभी कभी हद कर देता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा गुणनखंडों का जोगफल बताइए, यानी ये गुणनखंड निकाल के छोड़िए नहीं, अब इसको जोड़ के बताइए कि इसका जोगफल क्या होगा, क्लियर है। चल अब थोड़ा ध्यान से सीखते हैं, चलिए जोड़ के भी देखते हैं, जोड़ के देखते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। अच्छा जोड़ते हैं, 1 3 6 10 15 21, ये हो जाएगा 29 38 48 60 75 93 100 113 137 167 167 203 243 288, 288 में 60 जोड़ देंगे तो 248, ठीक है। 248 में 2 जोड़ देंगे 250 और 70 जोड़ देंगे तो 250 में 70 जोड़ेंगे तो 320, 320 320 में 90 जोड़ देंगे 410, और 410 में 120 जोड़ देंगे तो 410 में 120 510 530, तो यहाँ तक का जोगफल हमारा 530 आ गया। फिर हमारा 180 है और 360 है, जोड़ लीजिए 0, 8 6 14 3 17 का 7 कैरी 1 5 कैरी 1, तो यहीं पे जोड़ लीजिए 3 1 4 4 1 5 5 10, 8 6 14 3 17 17 का 7 कैरी 1 3 1 4 4 1 5 5 5 10 1070। अच्छा एक बार और देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। जोड़ लीजिए 1 3 6 ऐसे 1 3 6 6 अच्छा 10, अरे कहाँ गड़बड़ हो गया, 1 3 1 2 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 29 38 48 60 75 93 193 में 20 जोड़ देंगे तो 113 137 167 203 243 200 288 288 में 60 जोड़ेंगे तो 20 जोड़ देंगे तो 308 348 348 में 72 जोड़ देंगे तो 348 में 72 जोड़ेंगे तो 48 50 420 420 में 90 जोड़ेंगे तो 420 में 90 जोड़िए 510 510 में 120 जोड़ दीजिए तो 630, यहाँ पर 630 होगा, यही गड़बड़ हो गया था। तो ये हो जाएगा 0 6 8 6 14 3 17 का 7 कैरी 1 आई 4 1 5 5 6 11, यानी 1170, इसका जोग आया 1170। अच्छा सोचिए कितना दिक्कत हुआ, पहले तो गुणनखंड निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालने के बाद हमें जोड़ना पड़ेगा, सोचिए इस पूरी प्रक्रिया में 2-4 मिनट लगा देंगे, और ऐसा इतना समय तो हमारे पास होता नहीं। चलिए अब सीखते हैं ध्यान से। अच्छा एक बात बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म तो निकालने आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1 है। चलिए अब करना क्या है ना, पावर में 1 बढ़ाना है, तो 2 का पावर 3 है तो पावर में 1 बढ़ाइए, यहाँ बेस से 1 कम कर दीजिए। फिर 3 का पावर 2 है, पावर में 1 बढ़ाइए, बेस से 1 कम करिए। 5 का पावर 1 है, पावर में 1 बढ़ाइए, बेस से 1 कम करिए, और इस बेस से भाग दीजिए 2 - 1 3 - 1 और 5 - 1।
ये देखिए 2 का पावर 4 का वैल्यू 16, 16 से 1 गया तो 15, 3 का पावर 3 का वैल्यू 27 से 1 गया 26, 5 का पावर 2 का वैल्यू 25 से 1 गया 24, बट्टे में यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 4, 4 दूना 8 तिरका 24, 15 तिया 45। अब बोलिए यहाँ पर आ गया हमारा 45 गुना 26, गुना करिए 6 पचे 30, 6 चौका 24, 5 दूना 10, 34 और 3 37, 7 कैरी हो जाएगा 3, 4 दूना 8 और 3 11, बोलिए 1170 आ गया। क्लियर है? मतलब हम ऐसे करने वाले नहीं हैं, हम इस तरह से सीख लेंगे। क्लियर है? तो आपका अगला पॉइंट होगा, अगर हम कहेंगे 5 नंबर तक हुआ था तो छठा नंबर पॉइंट क्या होगा? आपका जवाब होगा पॉइंट होगा गुणनखंडों का योगफल। गुणनखंडों का योगफल तो आप करिएगा, अगर संख्या इस रूप में है तो a का पावर m प्लस 1 बेस में माइनस 1, b का पावर n प्लस 1 बेस में माइनस 1 और c का पावर p प्लस 1 बेस में माइनस 1, अब बट्टे में a माइनस 1 इंटू b माइनस 1 इंटू c माइनस 1 से भाग दे दें। क्लियर है? उम्मीद है ये आपको आ गया होगा, समझ में आई बात? तो गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालना है आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कभी कभी तो ऐसा पूछ देगा कि गुणनखंडों का सम गुणनखंडों का योगफल बता दीजिए। तो अब देखिए सम गुणनखंड को छोड़ देते हैं, एक विषम गुणनखंड तो जोड़ सकते हैं और उसको टोटल गुणनखंड के योगफल से विषम गुणनखंड घटा ले तो सम गुणनखंड आएगा। तो देखिए ना यहाँ पर विषम गुणन 1 का 3, 4, 4 5, 9, 9 9 18, 18 15 हो जाएगा 33, 33 और 45 हो जाएगा 88, 78, 78, 78 हो गया। अब यहाँ से अगर हम 78 घटा लेते हैं गुणनखंड के योगफल से विषम गुणनखंड योगफल घटाते हैं, तो आप देखिए क्या ये 10 से 8 गया कितना 2, 16 से 7 गया कितना हो जाएगा 9 और ये 10 हो जाएगा 1092, यानी इसके सम गुणनखंडों का योगफल आना चाहिए 1092। क्लियर है? अच्छा अब देखिएगा, लेकिन इस तरह से निकालेंगे तो बर्बाद हो जाए, ऐसे करना नहीं, ध्यान से सीखिएगा। अच्छा ये बताइए हमें गुणनखंडों का तो योगफल निकालने आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर गुणनखंडों का योगफल निकालने आया तो आपको सीधे करना है यहाँ देखिए 1 है ना, यहाँ सिर्फ 2 बना दीजिए, यहाँ 2 बना दीजिए। अब करके देखते हैं, ध्यान से देखिए, करके देखते हैं। तो देखिएगा 3 का पावर 4 का वैल्यू 16 से 2 गया 14, 3 का पावर 3 27 से गया 26, 5 का पावर 2 25 से गया 24, अब बट्टे में 1 गुना 2 गुना 4, 4 गुना 8 तिरका 24, 14 तिया 42, 42 गुना 26 गुना करिए 6 दुना 12, 6 चौका 24, 2 दुना 4 28, 1 करी वाला 29, 4 दुना 8, 8 2 10, बोलिए 1092 आ गया। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा? अगला पॉइंट 7वां नंबर पॉइंट क्या होगा? अगर पूछ दे सम गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल, तो करना क्या है? सिर्फ यहाँ 1 के जगह 2 बना लेना है, आपका सम गुणनखंड का योगफल आ जाएगा। यानी a का पावर m प्लस 1 बेस में माइनस 2, b का पावर n प्लस 1 बेस में माइनस 1, c का पावर p प्लस 1 बेस में माइनस 1, बट्टे में a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। क्लियर हो गया? तो आपको सम गुणनखंड का योगफल भी आ गया। क्लियर है? कभी कभी तो क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा इसके विषम गुणनखंडों का योगफल बताइए, तो आपको गुणनखंड का योगफल निकालने आएगा। सम गुणनखंड को गुणनखंड निकालना नहीं है, निकालिएगा तब तो बर्बाद हो जाइएगा। आपको गुणनखंड का योगफल जैसे 1170 आया था, सम गुणनखंड का योगफल हमने निकाल लिया 1092, तब तो 1170 से 1092 घटा लेते तो हमारा 78 विषम गुणनखंड का योगफल आ जाता। लेकिन सवाल है निकालना है विषम गुणनखंड का योगफल, तो उसके लिए गुणनखंड का योगफल फिर सम गुणनखंड का योगफल हम क्यों निकालें, इतना काम क्यों करें? ध्यान से सीखते हैं। क्लियर है? आपको देखिए जब अगर विषम गुणनखंड का योगफल पूछ देना तो पहले वाले बेस पावर से कोई मतलब ही नहीं रहना है, पहले वाले बेस पावर को भूल जाइए, पहले वाले बेस पावर को आप भूल जाइए। अब बाद बाकी पावर में एक बढ़ाना है, यानी एक पावर m को भूल जाना है, अब बाद बाकी पावर में एक बढ़ाना है, बेस से एक कम करना है। तो बोलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ये था, तो बोलिए 3 का पावर 3 27 से गया 26, 5 का पावर 2 25 से गया 24, बट्टे में यहाँ 2 गुने 4, 4 गुना 8 तिरका 24, 26 की 78 होता है। बोले आ गया।
क्लियर है? तो आपका अगला पॉइंट होगा 8वां नंबर, अगर हम आपसे बोल दें कि इसके विषम गुणनखंडों का जोगफल बताइए, तो विषम गुणनखंडों का जोगफल होगा, विषम गुणनखंडों का जोगफल बताना है तो आपको करना क्या है, पहले वाले बेस और पावर से मतलब नहीं रखना है, यानी b का पावर n प्लस 1 बेस में माइनस 1, c का पावर p प्लस 1 बेस में माइनस 1 बट्टे में b बेस b माइनस 1 इंटू c माइनस 1, यानी बेस से भाग दे देना। क्लियर है? तो उम्मीद है गुणनखंडों का जोगफल निकालने आ जाएगा, सम गुणनखंड का जोगफल निकालने आ जाएगा, विषम गुणनखंड का भी जोगफल पूछ दे तो आपसे आ जाएगा। क्लियर है? कभी कभी तो एसएससी हद कर देता है, मतलब लगता है कि अगर मिल जाए ना तो भैया हिसाब किताब कर ले। एक बार एक दो बार क्वेश्चन पूछ दिया था गुणनखंडों का गुणनफल, अब सोचिए ना ये पूरा गुणनखंड निकालिए, अब निकालने के बाद भैया पूरा इसको गुना करिए और गुना करने के बाद बताइए, सोचिए बर्दाश्त करने वाला क्वेश्चन है? हालत खराब हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा एक बात सीखते हैं, एक छोटा सा नंबर देखिएगा ध्यान से, एक छोटा सा नंबर लेते हैं, छोटा सा नंबर अगर हम कहें ये 12 है, तो 12 का गुणनखंड कौन कौन है? आप कहिएगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। अगर हम इसको गुना करते हैं, ध्यान से देखिए, तो अच्छा 1 गुने 12 कितना होगा? 12। 2 गुने 6 कितना होगा? 12। 3 गुने 4 कितना होगा? 12। 12 गुने 12 गुने 12 हम सीधे बोल देंगे 12 का पावर 3। बोले कोई दिक्कत है? तो याद रखिएगा जब भी गुणनखंडों का गुणनफल पूछेगा ना, आंसर बेस पावर के रूप में देगा, ऐसे आंसर देगा बेस पावर के रूप में। क्लियर है? अब देखिए करना क्या है, ये जो संख्या है तो संख्या कितना है? 12। संख्या का पावर, संख्या का पावर गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, गुणनखंडों की संख्या है 6, अब बट्टे में 2, संख्या का पावर गुणनखंडों की संख्या बट्टे 2, तो 6 में 2 से भाग देंगे 3, यानी 12 का पावर 3 आ गया। बोले क्लियर है? मतलब भैया अगर गुणनखंडों का गुणनफल भी पूछ देना तो हम छोड़ने वाले नहीं है। क्लियर है? अब देखिए ना, इसी का गुणनखंडों का गुणनफल बताना है तो 360 ये संख्या हो गया, इसके गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंड की संख्या तो आपको आता है पावर में 1 बढ़ा के गुना करना, 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, 4 तिया 12, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, 12 दूना 24, इसके गुणनखंडों की संख्या 24 को आया था। अब बट्टे में 2 कर दीजिए, यानी 360 का पावर 12 हो जाएगा। बोले क्लियर है? यानी इसको अगर हम फॉर्मेट का रूप देना चाहें तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम कहें गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनफल, तो आप कहिएगा जो भी संख्या रहेगा, संख्या का पावर गुणनखंडों की संख्या, संख्या का पावर गुणनखंडों की संख्या, संख्या बट्टे में 2, गुणनखंडों का गुणनफल होगा संख्या का पावर गुणनखंडों की संख्या बट्टे 2। क्लियर है? उम्मीद है अब एक एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, और इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है, तो अब टेंशन फ्री हो जाएं, आपके पेपर में कोई भी गुणनखंड पूछ दिया जाए ना, आप बेधड़क बना सकते हैं। एक एक चीज क्लियर हो गया। बोले समझ में आया? ठीक है? अगर मेरे भाई आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा भी मन लगे आपको पढ़ाने में। बात समझ में आ रही है? और हर एक वीडियो में एक नया चैप्टर हम लेकर आए और पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ाएं, ताकि आपको उस चैप्टर को फिर से कभी पढ़ने की जरूरत न पड़े। क्लियर? धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।